गुड इवनिंग फ्रेंड्स एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज हम कवर करने वाले हैं पॉलिटी का इम्पोर्टेंट टॉपिक। इसमें एक टॉपिक नहीं है, इसमें बहुत सारे टॉपिक्स हैं, है ना। और ये सारे परीक्षाओं की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण प्रश्न बन जाते हैं। इसको हमने प्रश्नोत्तर क्रम में नहीं किया है, इसको हमने एक जिस्ट के रूप में किया है, क्योंकि बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन है ना। प्रश्नोत्तर में खामखा में टाइम वेस्ट होता, इसलिए हमने इसको एक जिस्ट के फॉर्म में बनाया है। चलिए शुरू करते हैं। बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। पहला है पेप्सो, इसके अंतर्गत क्या हुआ? पटियाला और ईस्ट पंजाब स्टेट यूनियन है पूरा नाम, है ना। एक सेकंड दो यार, एक सेकंड दीजिए, इसको लिखते हैं। आज कहाँ है? चलिए, इसका पूरा नाम जो है वो पटियाला और ईस्ट पंजाब स्टेट यूनियन है। सहयोग 1966 इससे संबंधित रहा है। इसके अंदर क्या हुआ था? हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, पंजाब और चंडीगढ़ राज्य को प्रदेश और केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए। इसमें प्रदेश कौन कौन से रहे? हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश पहले वो था, केंद्र शासित प्रदेश था ना। हरियाणा, पंजाब और चंडीगढ़ तो आज भी केंद्र शासित प्रदेश में आता है। अगला है माननीय उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित कुछ आदेश हैं। ठीक है। अनुच्छेद 14, ये क्या है? विधि के समक्ष समता की बात कही गई है, तो सबको पता है। इसमें जो अदर से आए वो आए, समान कार्य के बदले समान वेतन एक मौलिक अधिकार है। इसकी मांग भी की जाती रहती है आए दिन। अनुच्छेद 18, इसके अंतर्गत उपाधियों का अंत किया गया है, किंतु 3 तरह की उपाधि रह सकती हैं। राज्य की, सेना वाली और विद्या संबंधी उपाधियाँ दी जा सकती हैं। एक प्रावधान हो रहा है कि कोई विदेशी राष्ट्र से कोई उपाधि मिलनी होगी किसी व्यक्ति को, तो वो राष्ट्रपति की सहमति पहले लेगा। ठीक है, सहमति मिले राष्ट्रपति की तभी ले सकता है। अनुच्छेद 19, बंद और हड़ताल एक मौलिक अधिकार नहीं है। ठीक है, इसमें कुछ और प्रावधान हैं, वो देखते हैं। अनुच्छेद 19 का वाक स्वतंत्रता, इसमें जो मीडिया और RTI राइट टू इन्फॉर्मेशन दोनों आते हैं। 19 का शांतिपूर्ण सम्मेलन का अधिकार है। 19 का संघ बनाने की शक्ति है, आप संघ बना सकते हैं, है ना। अनुच्छेद 19 का भारत के राज्य क्षेत्र में सर्वत्र विचरण, आप कहीं भी जहाँ मन करे आप भारत के राज्य क्षेत्र में कहीं पे भी जा सकते हैं, विचरण का अधिकार है आपको। 19 भारत के राज्य क्षेत्र के किसी भाग में निवास करने और बसने की स्वतंत्रता है। बचने नहीं होता भाई, एक सेकंड दो। बसने, ठीक है, आप कहीं पे भी बस सकते हैं, ये आपकी स्वतंत्रता दे रखी है भारतीय संविधान ने। ठीक है। अब क्या है? 19 ये संपत्ति का अधिकार था, पहले था, आज के समय में क्या है? 300 का के अंतर्गत कानूनी अधिकार है। अगला है 19 व्यापार की स्वतंत्रता, आपका जहाँ मन करे आप वहाँ व्यापार कर सकते हैं। इसके अंतर्गत अगला है 19, एक सेकंड दो, थोड़ा सा छोटा कर देने से। आर्टिकल 21 आप सबने से, आर्टिकल से ये क्या कह रहा है? इसके अंतर्गत सम्मानपूर्वक जीने का अधिकार तथा स्वास्थ्य का अधिकार है। ठीक है। कुछ अधिकार सीधे सीधे नहीं दे रखे हैं, वो बाद में जो है सर्वोच्च न्यायालय, उच्चतम न्यायालय के द्वारा क्लैरिफाई किए गए हैं, फिर आए हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। निवारक निरोध के अंतर्गत कितने अधिकतम 3 माह तक बिना किसी कार्रवाई के व्यक्ति को बंद रखा जा सकता है। ठीक है। निवारक निरोध क्या है? कि आप जैसे लग जाए बॉडीज़ को कि भाई आप कुछ घटना घटित करने वाले हैं, उससे पहले आपको पकड़ लें, तब निवारक निरोध के तहत 3 माह तक आप पर कोई भी चुना चार्ज लगाए हुए भी आपको बंदी बनाया जा सकता है। अगला है कार्यकारी मुख्य न्यायमूर्ति की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। और तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? मुख्य न्यायमूर्ति करता है, राष्ट्रपति की पूर्व सहमति लेकर। तदर्थ न्यायाधीश वाला जो पद है वो केवल कहाँ है?
सुप्रीम कोर्ट में ही हैं, हाई कोर्ट में तदर्थ न्यायाधीश नहीं होते हैं। ठीक है। अगला है मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। अनुच्छेद 280 वित्त आयोग से संबंधित है, सबको पता है। तो वित्त आयोग की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। और राष्ट्रपति ही जो वित्त आयोग की सिफारिशें होती हैं उसको प्रत्येक सदन के पटल पर रखवाता है। अनुच्छेद 371 इसमें क्या है? इसमें आपको पूर्वोत्तर राज्यों के बारे में प्रावधान है। तो इसमें जो पूर्वोत्तर राज्य इसके बारे में प्रावधान नहीं है वो है त्रिपुरा। त्रिपुरा का कोई प्रावधान नहीं कर रखा है 371 में। मतदाता दिवस हर साल 25 जनवरी को मनाया जाता है। धन विधेयक को सबसे पहले कहाँ? लोकसभा में ही प्रस्तुत किया जा सकता है धन विधेयक को। ये तो संसद में हो गया। अगर राज्यों की बात करेंगे तो सबसे पहले विधानसभा में ही प्रस्तुत किया जा सकता है और इसके लिए राष्ट्रपति की पूर्ण अनुमति आवश्यक होती है। संघ के लिए, राज्य के लिए राज्यपाल की पूर्ण अनुमति आवश्यक होती है। लोकसभा अध्यक्ष के पद की कोई भी शपथ नहीं होती है। ठीक है। तो किसकी शपथ लेता है वो? लोकसभा अध्यक्ष। विशेष कोई शपथ नहीं है अध्यक्ष के रूप में, वो सिर्फ और सिर्फ लोकसभा के सदस्य की जो शपथ लेते हैं सब लोग वही लेता है। लोकसभा समिति को प्राक्कलन समिति की जुड़वा बहन कहते हैं। लोक लेखा समिति सबसे पुरानी समिति है। इसकी स्थापना कब हुई? 1921 में। और प्राक्कलन समिति की स्थापना 1950 में हुई है। बजट व्यवस्था में विनियोग विधेयक आर्टिकल 114 में है कि पारित होने पर ही धन निकाला जा सकता है। मान लो हमने बजट तो पास हो गया, अगर विनियोग विधेयक पारित नहीं हो रहा है तो आप एक पैसा नहीं निकाल सकते। पैसा तभी निकलेगा जब विनियोग विधेयक पारित हो जाएगा। और इसको पारित कौन करता है? संसद करती है। इसलिए संसद को हम राष्ट्रीय धन का रक्षक कहते हैं। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं। अगर है ये तो हमने कर दिया है पहले। अंतरिम बजट को चुनावी वर्ष में लाया जाता है। जब चुनावी वर्ष होती है उस टाइम लेके आते हैं। क्यों? क्योंकि कुछ महीने के लिए हमें पैसा चाहिए होता है, पूरी साल के लिए हम नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि पता नहीं अगली सरकार कौन किसकी बने, रिपीट हो या कोई दूसरे की बने, तो अपने हिसाब से प्लानिंग करेगा, है ना। तो इसलिए क्या है, जो कुछ समय बचा रहता है उस समय के लिए ही बजट लेके आया जाता है। इसको कहते हैं अंतरिम बजट। यह कुछ महीनों के लिए होता है। इसमें आय और व्यय दोनों की चर्चा होती है। इसे हम मिनी बजट भी कहते हैं। मिनी बजट किसे कहते हैं? कोई पूछे तो क्या कहोगे? अंतरिम बजट को मिनी बजट कहा जाता है। फिर है लेखा अनुदान। लेखा अनुदान भी चुनावी वर्ष में लाया जाता है। यह भी कुछ महीनों के लिए होता है। अंतर क्या है? उसमें आय की भी चर्चा है और व्यय की भी चर्चा है। लेकिन एक लेखा अनुदान में किसकी होती है? केवल व्यय, खर्चे की बात करते हैं बस, कहाँ से आय हो रही है और नहीं इसमें रहता है। इसे हम एडवांस भुगतान भी कहते हैं, इसीलिए कहते हैं। इसकी चर्चा अनुच्छेद 117 में है। लेखा अनुदान के लिए विनियोग विधेयक की आवश्यकता नहीं होती। विनियोग विधेयक हमने बताया था, इससे ही क्या होता है, नॉर्मल बजट होते हैं, उसके बाद विनियोग विधेयक पारित होता है तभी पैसा निकलता है। लेकिन लेखा अनुदान के लिए इस विनियोग विधेयक की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये पूर्ण रूप से बजट है ही नहीं, है कि नहीं। तो कुछ समय के लिए व्यवस्था है पैसे की। साथ में देखते हैं बजट पर कटौती प्रस्ताव। कितने तो कटौती प्रस्ताव होते हैं? नॉर्मली 3 तरह के कटौती प्रस्ताव की बात कही गई है। पहला है नीतिगत कटौती। इसमें अनुदान के रूप में 1 रुपया दिया जाता है। मतलब क्या हुआ? बजट को पूरी तरह से अस्वीकार कर दिया जाता है। नीतियों से ही संतुष्ट नहीं है विपक्ष, तो क्या हुआ? सरकार की नीतियों से संतुष्ट नहीं है सदन, तो क्या हुआ? उसने बोला भैया 1 रुपया ले लो, चला लो सरकार। ऐसे में क्या होगा? सरकार गिर जाएगी। पैसा ही नहीं है, सरकार क्या चलेगी, है कि नहीं? चलिए अगला है अर्थगत कटौती। ये क्या करती है? इसमें जो कटौती की जाती है उसका कुछ अर्थ होता है ना। वैलिड कटौती की जाती है। इसके द्वारा बजट का कुछ भाग कम कर दिया जाता है। ठीक है। मान लो 100 रुपये मांगे किसी मद में सरकार ने, तो देखा उसमें कि 100 तो ज़्यादा मांग रही है, एक काम 80 में हो सकता है, तो 80 रुपये ही स्वीकृत किए जाते हैं। अगला है सांकेतिक कटौती। ठीक है। इसमें क्या है, बजट से मात्र 100 रुपये काट लिए जाते हैं। और क्यों काटे जाते हैं? क्योंकि इसमें क्या करते हैं, ये बजट पर असहमति दिखाने के लिए ऐसा किया जाता है। अगला है ग्लोटिन। ग्लोटिन क्या है? कुछ नहीं है, तो समय के अभाव में बजट की चर्चा को रोककर उस पर सीधे मतदान करना ही ग्लोटिन कहलाता है।
इसका उद्देश्य बजट में होने वाले विलंब को रोकना है। तथा बड़ा चर्चा, बजट की चर्चा लंबी जा रही है तो उस समय इसका काम आता है। इसमें क्या करते हैं कि जो चर्चा को वहीं के वहीं रोक दिया जाता है, उसके बाद सीधे मतदान करा लेते हैं कि भाई मतदान कर दो बजट पे, और बजट को स्वीकृत करा दिया जाता है। अगला है विधेयकों के प्रकार। विधेयक क्या है? 4 प्रकार के बताए हैं: साधारण विधेयक, संविधान संशोधन विधेयक, धन विधेयक और वित्त विधेयक। तो साधारण विधेयक की बात करो, आर्टिकल 107 के तहत इसे किसी भी सदन में लाया जा सकता है। 2 सदन है हमारे, लोकसभा और राज्यसभा, कहीं पे भी इसको पहले ले लिया हो। इसको पारित करने के लिए संयुक्त अधिवेशन में बुलाया जा सकता है और इसे राष्ट्रपति पुनर्विचार के लिए लौटा भी सकता है। साधारण है। संयुक्त अधिवेशन का मतलब होता है कि मान लो जब डिस्प्यूट आ जाए, दूसरा सदन इसे पास ना करे, उस टाइम क्या होता है, पास करना तो अनिवार्य है, तभी तो भाई कानून बनेगा। कानून बनाने के लिए फिर दोनों सदनों को मिलाकर एक अधिवेशन बुलाया जाता है। ठीक है। कॉल कौन करता है? राष्ट्रपति कॉल करता है संयुक्त अधिवेशन की, और अध्यक्षता करता है लोकसभा का अध्यक्ष। चलिए आगे बढ़ते हैं। संविधान संशोधन विधेयक 368, इसे भी किसी सदन में लेके आया जा सकता है तथा इसे पारित करने के लिए संयुक्त अधिवेशन नहीं बुलाया जा सकता है, इम्पोर्टेंट है, और इसे भी राष्ट्रपति पुनर्विचार हेतु लौटा सकता है। ठीक है। अंतर क्या रहा? उसमें संयुक्त अधिवेशन बुलाया जा रहा है, इसमें नहीं बुलाया जा सकता। वो तो राष्ट्रपति के दोनों अधिकार है ही हैं कि दोनों ही विधेयकों में पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है। ठीक है। आगे है धन विधेयक। कोई भी विधेयक धन विधेयक है अथवा नहीं, यह निर्णय कौन करता है? लोकसभा का अध्यक्ष करता है तथा इसे राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से ही लाया जा सकता है। ठीक है, ये ध्यान रखना। राष्ट्रपति से अनुमति ले ली जाती है, भैया हम इसे लेके आने वाले हैं, अनुमति दीजिए। अनुमति ले ली पहले, इसका मतलब क्या है? अब राष्ट्रपति इसे पुनर्विचार के लिए नहीं लौटा सकता। सबसे पहले यह लोकसभा में ही प्रस्तुत किया जाता है, ये भी एक इम्पोर्टेंट तथ्य है। राज्यसभा इसे केवल और केवल कितने 14 दिन के लिए ही रोक सकती है, याद रखना। इसे लागू करने के लिए संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान नहीं है, यहाँ पे भी संयुक्त अधिवेशन नहीं कॉल किया जा सकता, नहीं बुलाया जा सकता। उस विधेयक को धन विधेयक कहते हैं जिसमें सरकार टैक्स के बारे में बात करे, टैक्स को बढ़ाए, घटाए या कोई टैक्स हटाए। ठीक है। अगला है वित्त विधेयक। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 117A और 117(2) में वित्त विधेयक का उल्लेख किया गया है। ऐसे सभी विधेयक जिनका संबंध वित्तीय मामलों से होता है वित्त विधेयक कहलाए जाते हैं। इस विधेयक को राष्ट्रपति की सहमति के बाद लोकसभा में पेश किया जाता है। इसमें राज्यसभा को भी पर्याप्त शक्ति प्राप्त है। अनुच्छेद 117 के तहत वित्त विधेयक का प्रावधान है, वो तो हमने ऊपर ही कर दिया। राज्यसभा इसे अस्वीकार भी कर सकती है। ठीक है, धन विधेयक की तरह नहीं है कि करना ही करना है। और संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान इसमें होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री और इंदिरा गांधी ऐसे 3 प्रधानमंत्री हुए हैं जिनकी मृत्यु उनके पद पर रहते हुए हुई है। वास्तविक कार्यपालिका शक्ति किसके हाथ में है? प्रधानमंत्री के हाथ में। ठीक है, वैसे कार्यपालिका शक्ति किसके हाथ में है? राष्ट्रपति के हाथ में। स्वतंत्र भारत के पहले वित्त मंत्री थे जॉन मथाई साहब। मुख्य निर्वाचन आयुक्त को हटाने की शक्ति राष्ट्रपति के पास होती है और अन्य निर्वाचन आयुक्तों को हटाने की शक्ति राष्ट्रपति के पास ही है, लेकिन वो मुख्य निर्वाचन आयुक्त की सलाह पर करता है। आयोग नहीं है, ये आयुक्त हो जाएगा। ठीक है, ये आयुक्त हो जाएगा। चुनाव प्रारंभ होने के 48 घंटे पहले क्या होता है? चुनाव प्रचार बंद हो जाता है। आदर्श आचार संहिता उसमें ये सब दे रखा है। विधि के समक्ष समानता इंग्लैंड से ली गई है और विधि के समक्ष संरक्षण ये यूएसए की परिकल्पना है, वहाँ से लिया गया है। इलाहाबाद उच्च न्यायालय में सबसे अधिक न्यायाधीश हैं तथा सिक्किम उच्च न्यायालय में सबसे कम न्यायाधीश हैं। ठीक है, सबसे कम और सबसे अधिक न्यायाधीश की बात की है। पहली महिला मुख्य न्यायाधीश थी लीला सेठ, कहाँ की थी? हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट से थी। हाई कोर्ट HC। अगला है हाई कोर्ट के न्यायाधीश को राज्य का राज्यपाल शपथ दिलाता है। ये तो आपको पता ही है, कौन शपथ दिलाता है? राज्यपाल। 99वें संविधान संशोधन 2014 के द्वारा न्यायिक नीति आयोग नहीं, नियुक्ति आयोग है ना, न्यायिक नियुक्ति आयोग के गठन की बात की गई है, लेकिन 2015 में सुप्रीम कोर्ट ने इसे भंग कर दिया, बोल दिया भाई इनवैलिड बता दिया था। ठीक है, और अगर इसका
देखें तो ये 121वें संविधान संशोधन विधेयक के अंतर्गत लेके आया गया था। अब तक कुल 4 बार संयुक्त अधिवेशन हुए हैं। कौन कौन से? 1961 में दहेज प्रतिबंध को लेकर, दूसरा हुआ 1978 में बैंकिंग सेवा आयोग को लेकर, मोरारजी देसाई कहते हैं। तीसरा हुआ 2002 में पोटा को लेकर, प्रिवेंशन ऑफ टेररिस्ट एक्टिविटी। चौथा हुआ 2008 में महिला प्रतिनिधित्व को लेकर। ठीक है, तो कितनी बार हुआ है? 4 बार हुआ है। मज़ेदार बात यह है कि ऊपर के जो तीनों हैं 61, 78 और 2002, ये तीनों ही अटल बिहारी वाजपेयी उस समय प्रेजेंट रहे हैं सदन में। अगला है संसद भवन का उद्घाटन लॉर्ड इरविन ने किया है। जम्मू और कश्मीर को 31 अक्टूबर 2019 से केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया, यूटी बनाया गया। और इसकी घोषणा कब हुई थी कि बनाएंगे हम? 5 अगस्त 2019। 26 जनवरी 2020 से क्या हुआ? दमन, दीव और दादर नगर हवेली को मिलाकर एक यूटी केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया है। राज्यसभा सदस्य लोकसभा में अपना वक्तव्य दे सकते हैं। ऐसा नहीं है कि वो राज्यसभा में तो राज्यसभा में रहेगा, नहीं, दे सकता है, लेकिन जब उसकी बात आएगी वोटिंग की तो वो अपने ही सदन में दे पाएगा। जम्मू कश्मीर के सदर रियासत का नाम 1965 में बदलकर राज्यपाल किया गया। राजभाषा समिति में कितने सदस्य होते हैं? 30 सदस्य होते हैं, लोकसभा से 20 और राज्यसभा से 10। भारत के संविधान सभा में कुल 389 सदस्य थे बिगनिंग में, जिसमें 292 ब्रिटिश फ्रांस से, 93 देशी रियासतों से थे और 4 कमिश्नरी क्षेत्र से थे। भारत के आज़ाद होने के बाद संविधान सभा में कुल कितने सदस्य रह गए? 299 रह गए, जिसमें 229 प्रांतों से और 70 देशी रियासतों से। भारत के संविधान को बनाने में कुल कितनी समितियां ने कार्य किया? 13 समिति बनाई गई थी अलग अलग। नागालैंड की राजभाषा क्या है? अंग्रेजी। अंग्रेजी कहाँ की राजभाषा है? ऑप्शन दे रखा है, तो उसमें नागालैंड विल बी राइट आंसर। अगला है, ये तो हो गया। नीति आयोग का गठन कब हुआ? 1 जनवरी 2015 को हुआ। और इसमें पूर्णकालिक सदस्य कितने होते हैं? 5। अंशकालिक कितने होते हैं? 2। पदेन सदस्य में 4 केंद्रीय मंत्री, उनको रिपीट का बदलते रहते हैं। पहली लोक अदालत 1982 में गुजरात के जूनागढ़ जिले के ऊना शहर में आयोजित की गई थी। आमतौर पर लोक अदालत अपने अधिकार क्षेत्र में नियमित अदालतों में लंबित मामलों को स्वीकार करती हैं, जिन्हें सुलह और समझौते से सुलझाया जा सकता है। और लोक अदालत में एक बार निर्णय हो गया, उसके विरुद्ध आप कहीं पे भी अपील दायर नहीं कर सकते हैं। उप प्रधानमंत्री पद के बारे में संविधान पूर्ण रूप से मूक है। वो कौन सा पद है जिसके बारे में संविधान पूर्ण रूप से मूक है? तो उत्तर हो जाएगा उप प्रधानमंत्री। इस पद का कोई भी उल्लेख नहीं है भारतीय संविधान में। एक सेकंड दो, कुछ याद आ रहा है। विनियोग विधेयक कहाँ है? नहीं, ठीक है, 114 ही है, सही है। और अगला विनियोग विधेयक 114, ठीक है। लेखा अनुदान, यार यहीं के तो गड़बड़ है। विनियोग विधेयक तो सही था। लेखा अनुदान की चर्चा 117 में नहीं है, सॉरी, यहाँ पे आप करेक्ट कर लेना, 116 में है, ठीक है। आर्टिकल 116 में किसकी है? लेखानुदान, प्रत्यानुदान और अपवानानुदान की बात कही गई है। इसको सही कर लेना, ठीक है। 116 और लिख दें ढंग से। चलो 116 आर्टिकल 116 इस रिलेट करता है किसको? लेखा अनुदान को। 117 तो वही है, वित्त विधेयकों के बारे में विशेष उपबंध कर रखे हैं उसमें, ठीक है। तो यहाँ थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी, हमसे करेक्ट कर लेना। चलिए, थैंक यू सो मच। आशा है आपको वीडियो पसंद आ रही है। वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।
थैंक यू सो मच गाइस।